Hi everyone, so I'm back again with a new chapter. So I hope you all are doing really well. So आज जो हमारा चैप्टर हम कवर करने वाले हैं बच्चों, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है. अगर हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स अपने आप में हमें समझ में आ रहा है कि हम इनहेरिटेंस का मतलब हम सबको पता है कि इनहेरिटेंस मीन्स कि कुछ चीजें हमें हमारे पेरेंट्स से मिली हैं. वी हैव इनहेरिटेड इट, राइट. तो जो भी आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़कर आए हो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर, कि कैसे आपके ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर हो. ठीक है. यहाँ पे हम उसी चीज का मॉलिक्यूलर बेसिस जाने, यानी कि हम उस इनहेरिटेंस के पैटर्न्स को मॉलिक्यूलर लेवल पे पढ़े. कि हमने ये तो पढ़ लिया कि इनहेरिटेंस हो रहा है, बट इनहेरिटेंस में एक्चुअली कौन सी चीजें इन्वॉल्व हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं. थोड़ी सी केमिस्ट्री के बारे में भी बात करेंगे, क्या केमिस्ट्री इन्वॉल्व है ना. कैसे स्ट्रक्चर्स हैं जो डीएनए को बना रहे हैं. तो बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डीएनए इन डिटेल, राइट. तो हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस शुरू करेंगे. लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन विद यू ऑल. अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज क्या दिमाग में रखनी है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो एक कॉपी पेन जरूर अपने साथ रखिए. ऑलवेज कीप अ नोटबुक विद यू सो दैट यू कैन कीप ऑन मेकिंग द नोट्स इन बिटवीन. ठीक है. अदरवाइज पहले आप लेक्चर सुनोगे आराम से बैठ के, फिर आप दोबारा से टाइम लगाओगे नोट्स बनाने में, तो टाइम वेस्ट होगा. तो बेटर है कि आप साथ साथ ही लिखते चले. ठीक है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट कवर करते हुए चलेंगे, सो देयर विल बी नो डाउट. फिर भी आप वो डाउट रहता है, आप बहुत फ्रीली कमेंट्स में डाल सकते हो कुछ, राइट. ओके, जैसे हमने बात करी इनहेरिटेंस की, तो हम बात करते हैं स्पेसिफिकली डीएनए और आरएनए की, है ना. विच आर नथिंग बट दीज आर द न्यूक्लिक एसिड. क्या है ये? दीज आर न्यूक्लिक एसिड. तो न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं, दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स इन अवर बॉडी. बहुत इंपॉर्टेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स है हमारी बॉडी है, क्योंकि यही सारे मटेरियल, यही सारी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर कैरी करके चल रहे हैं. ठीक है. आपका स्किन का कलर कैसा होगा वो जीन्स के अंदर है, आपका आपकी हाइट कितनी होगी वो आपकी जीन्स के अंदर है. सो एवरीथिंग विच यू आर सीइंग इन योर बॉडी, दैट इज ऑल कैरी बिकॉज ऑफ दिस जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए वी आर, है ना. तो दीज आर दी मोस्ट important macromolecules in our body. ठीक है. अच्छा, एक चीज और, इस वाले चैप्टर के अंदर मेजरली हमें क्या क्या चीजें कवर करनी है, थोड़ी सी हिस्ट्री बात करेंगे. इसको हम बेसिकली लेके चलेंगे एक स्टोरी की तरह. ठीक है. तो इसके हम थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में भी बात करेंगे. जैसे कि आप सबको पता है, वी ऑल नो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सेल. यही पढ़ते हैं अभी तक हम. सेल के अंदर एक छोटू सा न्यूक्लियस बैठा है, और उस न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए प्रेजेंट. पर क्या हम इसको ऐसे देख सकते हैं? नहीं देख सकते. आप सेल को ही नहीं देख सकते तो उसको तो कैसे देखोगे, है ना. तो लेट्स टॉक अबाउट सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई है, थोड़ी सी यहाँ पे हम हिस्ट्री की बात करते हैं, राइट. सेल की जो डिस्कवरी हुई, किसने करी? रॉबर्ट हुक जी ने करी. ठीक है. रॉबर्ट हुक जी ने सेल की डिस्कवरी करी 1665. अब आपको एक शीट ऑफ पेपर मेंटेन करके रखना है फॉर राइटिंग द ईयर्स एंड द साइंटिस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, ताकि आपके पास एक मैटर पूरा इकट्ठा रहे, बाद में आपको याद करने में और मटेरियल को करेक्ट करने में बार बार दिक्कत ना हो. ठीक है. तो हर चैप्टर में एनसीईआरटी में एक आप पेपर लीजिए, हाफ पेपर लीजिए या एक A4 शीट पेपर ले लीजिए, एंड देन राइट डाउन ऑल द ईयर्स एंड डिस्कवरी डन बाय द साइंटिस्ट ऑन इट. उसको आप ऐड करके रखो, ताकि बाद में जब आपने रिवाइज करना तो आप इजीली उसको देख सकते हैं. ठीक है. तो दिस इज इंपॉर्टेंट. पढ़ने में भी मजा आएगा और आपको पास चीजें जो है वो मेंटेन भी रहेंगी. अच्छा, कमिंग बैक, सेल हमने देखा, सेल के अंदर हमने देखा था न्यूक्लियस. अब न्यूक्लियस की डिस्कवरी भी हो गई. न्यूक्लियस को बताया हमें किसने? रॉबर्ट ब्राउन, है ना. रॉबर्ट ब्राउन ने बताया न्यूक्लियस के बारे में इन द ईयर, कौन सी ईयर में बताया? बताओ मुझे. रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस के बारे में कौन सी ईयर में बताया था हमें? 1862 में, राइट. अब यहाँ पे बड़ी मजे की बात है कि 1869 के अंदर ही डीएनए की डिस्कवरी भी हो गई. डीएनए के बारे में बता दिया गया था. किसने बताया था? फ्रेडरिक मिशर. ठीक है, राइट. फ्रेडरिक मिशर ने बताया डीएनए के बारे में. देन वी गॉट टू नो अबाउट दी क्रोमोजोम. क्रोमोजोम की डिस्कवरी हमें दी फ्लेमिंग ने, राइट. फ्लेमिंग वाज एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्रोमोजोम के बारे में बात करी. ही गेव इट अबाउट इन 1882, राइट. नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग कम्स आउट टू बी कि जो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए था वो हमारा आया काफी टाइम के बाद. किसने दिया? वॉटसन एंड क्रिक ने. इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे. वॉटसन एंड क्रिक ने जो डिस्कवरी करी थी वो की 1953 में. तो सोचो 1869 में डीएनए डिस्कवर हो चुका है, पर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हमें 1953 में पता चल रहा है. ऐसा क्यों हुआ? इतने साल क्यों लग गए, है ना. अराउंड अराउंड लाइक 70-60 ईयर्स कितने क्यों लग गए? इसलिए लग गए क्योंकि
आप देखो ध्यान से कि उस टाइम पे टाइम ऑफ 1869 टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि इजीली हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को भी पढ़ पाए। तो जैसे जैसे चीजें आती चली गई, एडवांसमेंट आती चली गई टेक्नोलॉजी में, तो हमें पता चलने लगा एंड देन इवेंचुअली स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए भी हमारा डिस्कवर हो गया। ठीक है। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन आता है, जैसे कि आप सबको पता है हम बात कर रहे हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड्स में भी मेजरली वी हैव डीएनए एंड वी हैव द आरएनए। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई डीएनए और आरएनए के मुकाबले में कौन सा ऐसा चीज है, कौन सा ऐसा न्यूक्लिक एसिड जो बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है, जो मोस्टली स्कैटर्ड, जैसे मान लो ये आपकी सेल है, ठीक है, ये आपकी सेल है एंड उसके बाद फॉर एग्जांपल हमारे पास इधर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, डीएनए, ठीक है। न्यूक्लियोलस के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, आरएनए बनता है, वहां पे आरआरएनए बनता है। इवन इन द साइटोप्लाज्म भी सी आरएनए जो है प्रोटीन बनाता है, यानी कि ट्रांसलेशन होती है, तो यहाँ पे भी आरएनए प्रेजेंट है। ये बस मैं आपको एग्जांपल की फॉर्म में बता रही हूँ। देन वी ऑल्सो हैव द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना खुद का डीएनए आरएनए होता है, खुद के प्रोटीन वो बना सकता है, कुछ अमाउंट के बना सकता है, राइट। देन हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना खुद का मतलब मेनली प्लास्टिड, उसके पास भी अपना डीएनए होता है, राइट। और क्या हम देखते हैं, और हमने क्या पढ़ा, राइबोसोम्स के बारे में हम पढ़कर आए हैं पहले। तो राइबोसोम भी अपना क्या करता है, आरएनए खुद बनाता है। राइबोसोम तो बनाता ही आरएनए, है ना। राइबोसोम को बोलते हैं ना कहाँ प्रेजेंट है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट है, तो वो बनाता ही आरएनए। देन इन द साइटोप्लाज्म वी हैव डन। तो मैक्सिमम अगर आप देखो ज्यादातर आरएनए स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो एक क्वेश्चन बनता है हमारे पास यहाँ से, ये नीट का ही क्वेश्चन है, दैट विच वन इज मोर स्कैटर्ड। सो वी विल से आरएनए इज मोर स्कैटर्ड देन डीएनए। तो ये बात हमें ध्यान रखना, बिकॉज दिस हैज बीन मार्क्ड एज अ आस्क्ड एज अ क्वेश्चन, ठीक है। ओके। ना जब ये सारी डिस्कवरी हो रही थी, सारी डिस्कवरी हुई, इन सब के बारे में पता चला, तो जब डीएनए की डिस्कवरी हो रही थी, जब फ्रेडरिक मिशर ने एक्चुअली डीएनए की डिस्कवरी करी, तो उन्होंने उसको नाम डीएनए नहीं दे दिया था, ठीक है। उनको नहीं पता था कि एक्चुअली में हम इसको डीएनए ही नाम देंगे। तो व्हाट वाज हैपनिंग कि इन्होंने क्या करा, लेट्स गो इनटू डीप, की थोड़ी सी डिटेल के बारे में जाते हैं। इन्होंने क्या करा, ही डिस्कवर्ड एक्चुअली द फर्स्ट सेल लिया इन्होंने, और इसके न्यूक्लियस के अंदर इन्होंने डिस्कवरी करी न्यूक्लिक एसिड की इन द फॉर्म, और वहां पे उन्होंने नाम उसको न्यूक्लिक एसिड नहीं दिया, उन्होंने उसका नाम दिया न्यूक्लिन। क्या नाम दिया, न्यूक्लिन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जो न्यूक्लिन नाम दिया है वो एक्चुअली फ्रेडरिक मिशन ने दिया है इन द ईयर 1860, राइट। तो 1869 के अंदर इन्होंने ये नाम दिया है, जो डिस्कवर किया गया इन द न्यूक्लियस, इन द फर्स्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर। उसके बाद एक्चुअली केम दी नेक्स्ट मैन, ये आए हमारे ऑल्टमैन साहब, और ऑल्टमैन ने ही इस न्यूक्लिन को नाम दिया न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम दिया, न्यूक्लिक एसिड, जो कि हम कहते ही हैं कि ये हमारा मेजर क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स है। और न्यूक्लिक एसिड हमें आज की डेट में पता है दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से, वी हैव डीएनए एंड वी हैव आरएनए, ठीक। तो डीएनए हम सबको पता है क्या है, डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, है ना। और आरएनए हमारा क्या है, राइबो। नाउ सी, हम यहाँ पे एक टर्म लिख रहे हैं मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक। मैक्रोमोलिक्यूल से मेरा क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आप मान लो ये एक हमारे पास चेन है, ठीक, ये हमारे पास चेन है, या चलो एक लाइव एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास आपको ये बीड दिखाई दे रही है, ठीक है, ये एक ब्रेसलेट दिखाई दे रहा है, तो इस ब्रेसलेट को मैं बोलूंगी कि मेरा पॉलीमर है, और जो एक एक बीड मुझे इस ब्रेसलेट में दिखाई दे रही है वो मेरा मोनोमर है। तो बहुत सारी यूनिट्स जुड़ के मेरी क्या बना रही हैं, एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रही है, उसको मैं मैक्रोमोलिक्यूल बोल रही हूँ। तो जो ये छोटी छोटी यूनिट्स आपको यहाँ दिखाई दे रही है, वो डीएनए के अंदर हमारी क्या होती है, वो होती है हमारी न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे एक पॉलीमर है, किसका, इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्या है न्यूक्लियोटाइड, इसके बारे में बात करेंगे। तो जो एक एक बीड आपको दिख रही है, ये क्या है, ये एक न्यूक्लियोटाइड, क्या है हमारे, ये हमारे न्यूक्लियोटाइड, ठीक है जी। क्लियर हो गया ये बात, ठीक है, कोई डाउट, ओके। नाउ मूविंग ऑन, अब आप देखो यहाँ पे हमने न्यूक्लिक एसिड की बात करी, हमने देखा कि डीएनए और आरएनए, हमने ये भी देख लिया कि ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, यानी कि ये पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या किया होगा, यहाँ पे देखा होगा कि भाई चलो ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर कर दिया,
तो एक और साइंटिस्ट आए, फ्रेडरिक मिशर की हमने बात करी, उन्होंने देखा कि चलो न्यूक्लियन नाम की कोई चीज इनके अंदर प्रेजेंट है जिससे ये बना हुआ। और साइंटिस्ट है, उन्होंने अपनी और डिस्कवरियां करी, उन्होंने देखा कि नहीं, न्यूक्लिक एसिड है और उसके अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं, देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लिक एसिड। तो अब हम बात करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड में ऐसा उन्होंने क्या देखा। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड लिखते हैं इधर। न्यूक्लिक एसिड में इन्होंने क्या देखा कि भाई जो न्यूक्लिक एसिड है, पहली बात किस किस चीज से मिलकर बना है, दैट इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, राइट। यहाँ मैं इसको पॉलीमर लिख दूंगी। और ये किससे मिलकर बना है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फेट, ये जो नेगेटिव साइन फॉस्फेट पे लगा है इसको ध्यान से रखना है, ध्यान में रखना है, क्यों है क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। तो हमने बात करी न्यूक्लियोसाइड। अब इस न्यूक्लियोसाइड में भी हमारे पास दो चीजें प्रेजेंट है, ये भी साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया। क्या देखा, डिस्कवरी बहुत करी है सब लोगों ने मिलकर, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड में हमने क्या देखा, हमारे पास नाइट्रोजन बेसिस है और हमारे पास क्या है, और दूसरा हमारे पास क्या प्रेजेंट है, नेक्स्ट वी हैव दी पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर से मेरा मतलब 5 कार्बन शुगर हमारे पास प्रेजेंट। ठीक है, अब नाइट्रोजन बेसिस की जब हम बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन बेसिस ऑल्सो वी आर हैविंग ऑफ टू टाइप्स, वी हैव प्यूरीन्स एंड देन वी हैव pyrimidine। अब इसको याद करने का ना बड़ा ही इजी वे है जो मैं आपको बता रही हूँ, इसी तरीके से आपने इसको याद रखना है। प्यूरीन्स में इसको आप ऐसे याद रखो, एजी कट, एजी कट। अब इसमें भी हमें क्या ध्यान में रखना है, क्योंकि जो हमारे पास पेंटोज शुगर होती है दैट ऑल्सो वी आर हैविंग ऑफ टू टाइप्स, आइदर राइबोस और डीऑक्सी राइबोस शुगर और डीऑक्सी राइबोस। तो ये आप ऑलरेडी पढ़कर आए हो केमिस्ट्री में भी, राइबोस शुगर हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, पेंटोज शुगर ही कैसे बनाते हैं वो भी आप सबको पता है, तो इसका स्ट्रक्चर पे भी हम आएंगे। पहले प्यूरीन्स और pyrimidines देखें। तो प्यूरीन्स एंड pyrimidines याद रखने का तरीका, एजी कट। ठीक है, अब इसमें भी हमें क्या ध्यान में रखना है कि भाई डीएनए के अंदर कौन कौन से हमारे पास न्यूक्लियस नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर हम बात करें डीएनए की, और यहाँ हम बात कर लेते हैं आरएनए। तो डीएनए के अंदर मेरे पास जो प्यूरीन्स एंड pyrimidines हैं, उसमें मेरे पास कौन कौन से हैं, एंड आरएनए में कौन। ठीक है, वी हैव ए जी एंड सी टी, वेयर एज इन आरएनए आरएनए में जो प्यूरीन्स एंड pyrimidines हैं, आरएनए के अंदर जो हमारे पास है दैट इज ए जी, एंड ए की डिफरेंस है सिर्फ यू और टी का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप चारों को पांचों को ध्यान से देखो, आपका जो ए है इट स्टैंड्स फॉर एडिनिन। ठीक है, जी स्टैंड्स फॉर ग्वानिन, देन सी स्टैंड्स फॉर साइटोसिन, यू स्टैंड्स फॉर यूरेसिल एंड टी स्टैंड्स फॉर थायमिन, राइट। ये हमारे सारे के सारे नाइट्रोजनस बेसिस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, सबके नाम जो है हम बताना चाहिए, और इसमें से बेसिक क्वेश्चन भी निकल के कई बार पूछ लेते हैं कि चारों में से कौन सा ऐसा नाइट्रोजन बेसिस है जो सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट है, या फिर चारों में ऐसा कौन सा नाइट्रोजनस बेस है जो डीएनए में नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए यूरेसिल डीएनए में नहीं है, वो आरएनए में प्रेजेंट। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट देयर स्ट्रक्चर अ लिटिल बिट, तो वी विल कम हियर। यस, तो हम बात करेंगे सबसे पहले प्यूरीन्स। एक चीज और ध्यान में क्या रखनी है हमें, जैसे हम प्यूरीन्स की बात कर रहे हैं, नाम छोटा है pyrimidines के कंपैरिजन। ठीक है, डी आई। ठीक है, उसका नाम छोटा है प्यूरीन के कंपैरिजन में, pyrimidine के कंपैरिजन में, बट प्यूरीन का खुद का साइज बड़ा होता है। तो छोटा साइज जो है एक्चुअली वो pyrimidine का। तो दीज आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स की फॉर्म में इनका स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। कैसा होता है, लेट्स जस्ट मेक इट, दिस इज योर रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसकी फर्स्ट पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन। क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है और कार्बन तो यहाँ है ही ऑब्वियसली, नाइट्रोजन और ये कार्बन तो ये प्रेजेंट है ही, या फिर इसको आप ऐसे भी बना सकते हो सिंपली, राइट।
इस तरीके। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा हो गया हेट्रोसाइक्लिक रिंग। कैसी है हमारी, ये हमारी हेट्रोसाइक्लिक ना। यहाँ पे प्रोमिनेंटली अगर आप देखो, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे हमने क्या लगाया है, नाइट्रोजन। तो दो नाइट्रोजन है इसके पास, बचे चार पोजीशन, चार कार्बन। तो तभी हमने बोला कि ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग। क्लियर हो गया। यहीं से इसका दूसरे स्ट्रक्चर हम कैसे बना सकते हैं। अब हमें चाहिए, कौन कौन से पढ़े हैं हमने पिरिमिडीन्स में, हमने पढ़ा है साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन, ये पढ़े हैं, राइट। तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से ये याद करवाऊंगी। याद क्या मतलब, आप इसको प्रैक्टिस करते रहो, साथ साथ आपको याद हो जाएगा। आपकी फर्स्ट और थर्ड पोजीशन में तो एन ही रहने वाला है, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड पोजीशन में आपका एन ही रहने वाला है। सेकंड पोजीशन में डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे फोर्थ पोजीशन में NH3 आ जाए, राइट। ये हो गया हमारा साइटोसिन, दिस इज साइटोसिन। नाउ इफ वी टेक अनदर स्ट्रक्चर, सेकंड पोजीशन फोर्थ पोजीशन पे हम कीटो ग्रुप लगाएंगे, एंड यहाँ पे हमारे पास NH रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी N रहेगा, नाइट्रोजन तो है ही थर्ड और फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे। दिस इज योर यूरेसिल, दिस इज योर यूरेसिल। बेसिकली आपसे स्ट्रक्चर बनाने को नहीं पूछेंगे अनटिल एंड अनलेस बायोमोलिक्यूल का जो चैप्टर है वहां पे आपको स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए। तो डेफिनेटली घूम फिर के स्ट्रक्चर पूछे जा भी सकते हैं, बोर्ड में डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये बनाने तो आने चाहिए, ठीक है। तो आपको बेसिक केमिस्ट्री सबकी पता होनी चाहिए ना। इसी स्ट्रक्चर के अंदर अब एक एड ऑन बताती हूँ, दिस इज योर यूरेसिल, ठीक है। अब इस यूरेसिल के ही अगर मैं इस फिफ्थ कार्बन पे CH3 लगा देती हूँ, तो यही मेरा थाइमीन बन जाता है। तो आई कैन से दैट 5 मिथाइल यूरेसिल इज एक्चुअली माय थाइमीन। मानते हो ये बात, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बना के भी दिखा देते हैं अलग से, जैसे हमने सेम बनाया, ठीक है। डबल बॉन्ड ओ लिया, यहाँ डबल बॉन्ड ओ लिया, यहाँ NH लिया, यहाँ N ले रहे हैं, और यहाँ पे हमने CH3। तो सिर्फ ये की एक अलग पॉइंट है जहाँ से हम इसको इजीली समझ सकते हैं। दिस इज योर टाइप। ये जो तीन स्ट्रक्चर हमने किए किसके करे, ये हमने करे पिरिमिडिन्स। तो यू कैन सी इट अगेन। बेसिक रिंग स्ट्रक्चर हमारा ये है, क्योंकि उसके पास दो नाइट्रोजन और फोर कार्बन है, तो इसलिए हम इसको हेट्रोसाइक्लिक रिंग बोल रहे हैं या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोल दे रहे हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कितने नाइट्रोजन है कितने कार्बन है, सिंपल, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास प्यूरिन। अब प्यूरिन का नाम छोटा है, नाम छोटा इन द सेंस की स्पेलिंग देखो छोटी है उसकी, पर स्ट्रक्चर बड़ा, स्ट्रक्चर इसके पास बड़ा है। ये कैसा स्ट्रक्चर है उसको ड्रॉ करते हैं, ये देखिए, इसको हम ड्रॉ कर रहे थे, सी 6 कार्बन रिंग तो है ही, ठीक है। 6 कार्बन रिंग नहीं है ये, सेम। अभी पढ़ते हैं इसको आगे। एंड देन ये हमारे पास एक ही स्ट्रक्चर। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे फर्स्ट, वहां पे क्या था, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे हमारे पास नाइट्रोजन लगी। प्यूरिन्स के अंदर 1, 3, 7 और 9th पोजीशन पे नाइट्रोजन लगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एक क्वेश्चन का पार्ट बना हुआ है, ये आप पूछा जा सकता है आपसे। फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे हम नाइट्रोजन लगाएंगे, यहाँ पे हमारे पास NH2 है, एंड देन 7th एंड 9th पोजीशन पे भी नाइट्रोजन लगा है। तो उसका आप ऐसे दे सकते हो 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9। तो चार पोजीशन में मैंने आपको बताया नाइट्रोजन लगी है। तो दिस इज एक्चुअली द स्ट्रक्चर ऑफ योर एडेनिन, ठीक है, ए, नाइट्रोजनस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेम ही इसी तरीके से बनाएंगे इसको भी अगेन। यहाँ पे दिस विल बी डबल बॉन्ड, यहाँ आपका NH2 आ जाएगा, दिस इज N अगेन, है ना, इस तरीके से। और यहाँ पे आ जाएगा आपका अगेन N एंड N, ठीक। तो दो नाइट्रोजन, अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखो, पहले वाले रिंग के अंदर हमारे पास में कितने नाइट्रोजन है, दो नाइट्रोजन है, चार कार्बन है। देन सेकेंड रिंग में जो 5 पेंटोज रिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, के अंदर भी हमें क्या दिखाई दे रहा है, अलग अलग दो नाइट्रोजन है और 3 कार्बन प्रेजेंट है, राइट। तो ये भी क्या हो गया, मेरा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर गुआनिन। नाउ वी विल सी देयर पिक्चर। अभी तो हमने इसको बना के देखा, इसकी हम पिक्चर भी देखेंगे। सी, दिस इज हाउ यू विल मेक दी नाइट्रोजन बेस। नाउ सी दिस पिक्चर, थोड़ा जूम कर लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। हमने क्या पढ़ा था अभी तक, हमारे पास प्यूरिन्स हैं, प्यूरिन्स के अंदर हमारे पास दो रिंग्स प्रेजेंट, ठीक है, यही किया था हमने। दो नाइट्रोजन है, बाकी 4 कार्बन है, यहाँ पे भी दो नाइट्रोजन है, बाकी 3 कार्बन है, इसलिए हम इसको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोल रहे हैं। सिमिलरली ग्वानिन के अंदर भी हमने देखा था NH2 अलग से, C डबल बॉन्ड O ऊपर यहाँ जा रहा है, और बाकी सेम है।
राइट। उसके बाद हमने पढ़े थे पिरिमिडीन्स। पिरिमिडीन्स के अंदर हमने तीन पढ़े कट, निमोनिक है याद रखने का, एजी कट, एजी कट समथिंग वट एवर, कैसे भी याद रख सकते हो। तो एजी कट, एजी हमारे प्यूरिन्स है, यानी कि ये प्योर है। दूसरा कट के केसेस में हमारे पास एक ही रिंग, ठीक है, तो नाम बड़ा है पर ये साइज छोटा है इसका, तो इस तरीके से हम इसको याद रखें। ठीक है, डन। तो ये था हमारा नाइट्रोजन बेसिस के बारे में सारी कहानी। अब हम बात करेंगे अपने शुगर्स। एक बार फटाफट से देख ले तब तक हमने क्या क्या किया है। हमने बात की थी न्यूक्लिक एसिड की, न्यूक्लिक एसिड में हमने बात की न्यूक्लियोटाइड की, न्यूक्लिक एसिड मेरा पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड, है ना। न्यूक्लियोटाइड 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 जुड़ जुड़ कर पूरा मेरा एक न्यूक्लिक एसिड बना देगा। बात कर रहे हैं अभी हम यहाँ पे, मान लीजिए आरएनए की बात कर रहे हैं, ठीक है, राइबोस शुगर की बात। तो न्यूक्लियोसाइड के पास दो चीजें हैं, न्यूक्लियोसाइड के पास दो चीजें, नाइट्रोजन बेसिस हैं और मेरे पास पेंटोज शुगर। तो पेंटोज शुगर के अंदर भी मेरे पास दो टाइप की शुगर होती है, राइबोस होती है, डीऑक्सी राइबोस होती है। राइबोस की हम बात करेंगे आरएनए में, डीऑक्सी राइबोस की बात करेंगे डीएनए के अंदर, ठीक है, राइबोस की आरएनए के अंदर। तो नाइट्रोजन बेसिस मेरे पास दो डिविजन में है, प्यूरिन्स एंड पिरिमिड। प्यूरिन्स साइज बड़ा है, नाम छोटा है, एजी। और पिरिमिडीन साइज बड़ा, नाम बड़ा है पर साइज छोटा है, दैट इज कट, यूटी से याद रखो, ईयूटी कट। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करी थी हमने इनके नेम्स की भी, वो हम देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी शुगर, डीएनए की शुगर के बारे में हम बात करें, राइट। पेंटोज शुगर की हम बात कर रहे हैं, राइट। लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ द पेंटोज। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया, ये हमारे पास शुगर है, ठीक है, एंड दिस वन, इस तरीके से हम इसकी नेमिंग करने वाले हैं। यहाँ पे भी हमारे पास एच रहेगा, ये भी एच है, ये ओ एच है, चलो यहाँ पे इसको एच ही ले लेते हैं, और ये हो जाएगा सी एच टू। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम पोजीशन नेमिंग देते हैं ना, तो यहाँ पे हमने वन, हम प्यूरिन्स पिरिमिडीन्स में क्या देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबरिंग दे रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हम 1 2 3 4 और ये 5, जिसमें ये ना देखें हम इसको 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम नंबरिंग क्यों देते हैं, वो इसलिए देते हैं ताकि जब हमें आगे समझना होगा, बिकॉज इस फर्स्ट पोजीशन पे जो फर्स्ट कार्बन आपको यहाँ दिखाई दे रही है, यहीं पे आके कौन बॉन्ड करता है, नाइट्रोजन बेस आके जुड़ता है। अब वो नाइट्रोजन बेस कुछ भी हो सकता है, वो एडेनिन हो सकता है, वो थायमिन हो सकता है, वो यूरेसिल हो सकता है इन द केस ऑफ आरएनए ऑब्वियसली, एंड देन वो हमारा साइटोसिन ग्वानिन कुछ भी हो सकता है। तो ये फर्स्ट कार्बन यानी कि कार्बन वन ऑफ द शुगर इज बॉन्डिंग विद दी इस दिस नाइट्रोजन और बेस का कोई भी नाइट्रोजन के साथ वो bond, ठीक है। तो कौन सा किससे करेगा वो भी हम डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ आपने ये समझना है स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट पोजीशन होगी, ये है मेरा आरएनए, क्या बनाया है मैंने, आरएनए की राइबोस शुगर बनाई। अब हम बनाएंगे, इसको अलग कलर से ले लेते हैं। तो ये है हमारा डीएनए का डीऑक्सीराइबोस। क्यों बोल रही हूँ मैं डीऑक्सीराइबोस शुगर, अभी देखते हैं। तो ये फर्स्ट है, यहाँ पे एच, यहाँ पे ओ नहीं है, ये मैंने हटा दिया, इसलिए मैंने इसको बोला डीऑक्सीराइबोस शुगर। ठीक है, तो ये डीऑक्सीराइबोस शुगर है मेरी, दिस ओ एच एंड अगेन सी एच टू, सेम हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि भाई जो ओ एच है ना वो आरएनए में तो है, डीएनए में नहीं। और आज की डेट में हमें पता है कि भाई डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो आरएनए में ये जो ओएच होता है, इट एक्चुअली मेक्स आरएनए मोर reactive. This OH makes RNA more reactive. So this O at 2 prime position makes RNA more reactive. ठीक है, जिसकी वजह से जो RNA है वो लेस स्टेबल है नेचर, राइट, इट इज लेस स्टेबल इन नेचर, और ये बहुत ज्यादा समय के लिए हमारी बॉडी में रह भी नहीं सकता, ठीक है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा तो हमारी बॉडी के लिए नहीं है, राइट। जो काम इसने करना है वो काम ये करेगा एंड देन इट विल गो, ऐसा होता है। वेयर एज डीएनए जो है हमारा, इट इज मोर स्टेबल, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव, कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा आपको नुकसान ही देती है, इसलिए डीएनए भी अगर बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है तो वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं रहता, इन्फॉर्मेशन को, जेनेटिक कॉपी को आगे ट्रांसफर करने में उसको प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए इसने अपने आप को मॉडिफाई किया और आरएनए जेनेटिक मटेरियल ना होकर डीएनए हमारा आज के डेट में जेनेटिक मटेरियल है, इट इज मोर स्टेबल एंड इट इज लेस रिएक्टिव, ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान। अच्छा, दूसरा हमने क्या देखा था, देन वी टॉक्ड अबाउट द पेंटोज फॉस्फेट, ठीक है, हमने बात की थी फॉस्फेट। नाउ दिस फॉस्फेट, और वी आल्सो से इट एज फॉस्फोरिक एसिड, जब आप इसकी बात कर रहे हो, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड में हम क्या देखते हैं, ये हमारा स्ट्रक्चर है फॉस्फेट का, हम इसको जनरली बोलते हैं PO4 3 नेगेटिव। तो तीन पोजीशन पे इसके पास क्या लगा है, OH लगा है,
तो ये ऑब्वियसली बात है, H लूज करेगा तो उसको पास 3 नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा, है ना। एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा, लूज कर रहा है H प्लस आयन, ठीक है, तो एसिडिक प्रॉपर्टी देगा। तो क्योंकि डीएनए एंड आरएनए दे बोथ हैव फॉस्फेट, दोनों के पास ही फॉस्फेट है, तो पहली चीज कॉमन क्या होगी, दोनों ही कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी, ठीक है, एसिडिक प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं। प्लस और क्या हो जाएगा इसके अंदर, डेफिनेटली इसके पास नेगेटिव चार्ज, तो हैव नेगेटिव चार्ज। ओके, नाउ सी, इसके अंदर एक चीज और हमें ध्यान में रखनी है, क्या, जब हमारे पास ये पेंटोज शुगर था, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन इज बॉन्डिंग विद एनी नाइट्रोजनस बेस, फॉर एग्जांपल एडेनिन के साथ इसने बॉन्ड बनाया, ठीक है, ये अभी हम आरएनए को ही लेके चल रहे हैं, यहाँ पे H है और यहाँ पे CH2O H होता है, राइट, और यहाँ पे मान लो हम ले लेते हैं फॉस्फेट, ठीक है। एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे जो H2O है वो रिलीज आउट हो जाएगा, इट विल रिलीज आउट। तो अब ये जो फॉस्फेट है, तो ध्यान से ऐसे देखो, यहाँ पे अब जो ये फॉस्फेट है इसका बॉन्ड बन गया सीधा CH2 के साथ, ठीक, यहाँ पे इसी के साथ इसका बॉन्ड बन, राइट, और यहाँ पे ये एडेनिन जुड़ा हुआ है, यानी कि नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं इस फॉस्फेट के अलावा इस पूरे सेक्शन की बात करूँ, तो ये तो मेरा न्यूक्लियोसाइड है, जिसके अंदर दो चीजें हैं, नाइट्रोजनस बेस भी है और मेरी शुगर भी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या आप 11th क्लास में भी पढ़कर आए हो, पर अगर आप इस पूरे सेक्शन को कवर कर लेते हो जिसमें फॉस्फेट भी आ रहा है, तो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट इज योर न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, इसी को हम क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, जस्ट हैव अ लुक, इस तरीके से हमें इसको समझना है। अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, जैसे कि यहाँ पे कार्बन 1 है और एडेनिन है, एडेनिन क्या था, एडेनिन हमारा प्यूरिन था, तो जब भी आपकी राइबोस शुगर बॉन्ड बनाएगी आपकी किसी भी प्यूरिन्स के साथ, ठीक है, क्योंकि एडेनिन और ग्वानिन हमारे प्यूरिन्स है, तो वो उसके N9th कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए, और ये जो बॉन्ड आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है दैट इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक, क्या बोलेंगे इसको, ग्लाइकोसिडिक। वेयर एज यहाँ पे आपने जो देखा, फॉस्फेट ने बॉन्ड बनाया किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ, कार्बन के साथ, यहाँ पे, है ना, 5th कार्बन के साथ, तो यहाँ पे इसमें ये कौन सा बॉन्ड बनाया जाएगा, इसको हम ईस्टर बॉन्ड बोलते हैं, इस पे हम बाद में आते हैं, पहले अब यहाँ देखो, दिस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिटवीन दी कार्बन 1 एंड दी 9th नाइट्रोजन ऑफ द प्यूरिन, जब आप एडेनिन और ग्वानिन के बीच में बॉन्ड बना रहे हो, व्हेन यू आर बॉन्डिंग बिटवीन दी राइबोस शुगर एंड, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब एडेनिन ना होके तो अलग से बना ही लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपकी राइबोस है और यहाँ पे कार्बन 1 है और यहाँ पे आपने बॉन्ड बनाया है फॉर से साइटोसिन के साथ, ठीक है, साइटोसिन के साथ बॉन्ड, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये मेरा पिरिमिडिन हो गया, तो यहाँ पे एन कौन सा होगा, विच टाइप ऑफ एन इट विल बी, तो कार्बन तो 1 है, ठीक है, एन कौन सा होगा, लेट्स जस्ट सी, यहाँ पे इस पिक्चर को देखो आप, या इसके अंदर दिस इज प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड, फॉस्फेट नहीं लगा हुआ यहाँ पे, इसलिए मैं इसको न्यूक्लियोसाइड बोल रही हूँ, यहाँ पे कार्बन 1 का बॉन्ड बना है N9 के साथ, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे 3rd कार्बन के साथ इसका बॉन्ड बना हुआ, ठीक है, तो कार्बन 1 और 3rd नाइट्रोजन, ठीक है, इस तरीके से ये अपनी बॉन्डिंग करता है। दोबारा देखो इस डायग्राम को, N1 है, ठीक है, सॉरी C1 एंड N1 की लिंकेज होगी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी जब हम पिरिमिडिन के न्यूक्लियोसाइड की बात करेंगे, तो पिरिमिडिन का न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या है कि आपके पास एक पेंटोज शुगर है, दैट मींस राइबोस शुगर है यहाँ इस केस में, और वो बॉन्ड बना रहा है N1 ऑफ दी पिरिमिडिन के साथ, तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि पिरिमिडिन के साथ जो बॉन्ड है वो C1 और N1 के बीच का है, वेराज जो प्यूरिन का बॉन्ड है वो C1 और N9 के बीच, तो ये केमिस्ट्री थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, यही इसी की बात हम कर रहे थे यहाँ, ठीक है, तो लेट्स जस्ट हैव अ लुक व्हाट ऑल वी हैव कवर्ड, पेंटोज शुगर की हमने बात करी, फॉस्फेट की हमने बात करी, एंड देन हमने थोड़ी सी लिंकेज के बारे में बात, राइट,
तो दिस इज ऑल वी हैव डन टिल हियर। इसके आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से जो चेन है डीएनए की, ठीक है, वो कैसे लिंक्ड है एक दूसरे के साथ, बैकबोन कौन बना रहा है, बीच में बेसिस किस तरीके से अरेंज है, हम उसके बारे में भी बात करें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं इस पे। आप चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स की हम बात कर रहे थे, यहाँ पे ले लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं, चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, अब आपने एक चीज याद रखनी है, क्या, कि हमें पता था कि हमने जब राइबोज शुगर बनाया तो उस केस में जब ये CH2O था, इसके साथ फॉस्फेट ने बॉन्ड बनाया, दिस इज द 5 प्राइम एंड, कि अब इसकी किसी और से बॉन्ड नहीं बना रहा है। सिमिलरली हमने यहाँ पे देखा था, इधर तो H था, यहाँ पे हमने OH लिया है अभी, और यहाँ पे भी हमारे पास OH ही था, और ये मेरा 3 प्राइम है, 1 2 3, राइट। तो ये 3 प्राइम एंड है, इस ये फर्दर किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये फर्दर बॉन्ड बनाएगा नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट का, तो इसने फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाना है अगेंस्ट दी, इसको इस तरीके से आप बनाओगे, इजी रहेगा बनाने में। ये H है, अगेन ये OH आ गया, ये भी OH है हमारा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ध्यान से, यहाँ पे जो ये बॉन्ड है फॉस्फेट और इसके बीच का, ये एक फॉस्फोईस्टर बॉन्ड है। ठीक है, ये भी आपका फॉस्फोईस्टर बॉन्ड है। अब क्योंकि ये दो बन रहे हैं एक साथ में, तो मैं इसको क्या बोलूंगी, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको, फॉस्फो डाइएस्टर। ठीक है, ऐसे ही बनता चला जाएगा। अब यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, क्या लगा, इस H को अगर मैं हटा दूं तो यहाँ पे मेरे पास क्या प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल A है, यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल G है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, हमेशा बॉन्ड प्यूरीन का ही पिरिमिडीन से बनेगा, ऑब्वियसली बात है, राइट। तो यहाँ पे फर्दर वी विल सी कि ए का बॉन्ड किससे बनना है, जी का बॉन्ड किससे बनना है। तो अगर मैं ध्यान से यहाँ देखूँ, तो यहाँ पे आप देखो, इस एच को अगर मैं हटा दूँ तो यहाँ पे ये मेरा 3 प्राइम एंड फ्री हो गया, और यहाँ पे मेरा 5 प्राइम एंड फ्री। तीसरी जो चेन मुझे दिखाई दे रही है, ये 5 प्राइम to 3 प्राइम की मुझे दिखाई दे रही है, राइट। और हमें पता है कि जो डीएनए होता है ना हमारा, वो हमारा एंटी पैरेलल। तो अगर यहाँ पे 5 प्राइम to 3 प्राइम मेरा एंड मुझे दिखाई दे रहा है, तो इसके अपोजिट साइड मुझे क्या देखने को मिलना चाहिए, मुझे 3 प्राइम to 5 प्राइम मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 3 प्राइम to 5 प्राइम देखिए। तो इसको हम स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, फिर इसका डायग्राम भी देखेंगे। जैसे अब ए है, ए का बॉन्ड हमारा बनता है टी के साथ। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से हमें अपनी शुगर बनानी होगी, तो ये हमारा फर्स्ट पोजीशन में यहाँ पे टी लगा होगा, राइट। दिस सेकंड, दिस इज थर्ड, तो यहाँ पे हमारा O फ्री है ना, 3 प्राइम एंड वाला फ्री हो गया। उसके बाद यहाँ पे CH2O और साथ में ये P लगा। सिमिलरली यहाँ पे मेरा बॉन्ड बनेगा जी का किसके साथ में, C के साथ। ये कैसे बॉन्ड बन रहा है इस पे भी हम बात करेंगे। तो दिस इज बॉन्डिंग विथ सी, तो यहाँ पे भी इसको आप ऐसे बना सकते हो, राइट। दिस इज योर 2 प्राइम, 3 प्राइम पे O फिर से आएगा और ये बॉन्ड बनाएगा P के साथ। ये मेरा फिर से बन गया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, है ना। शुगर भी मेरी बाहर के साइड आपको नजर आ रही है, ठीक है, यहाँ पे फिर से वही है, सेम चीज। तो अब यहाँ पे इसको लिख ही देते हैं, CH2OP। तो अब ये मेरा एंड फ्री हो गया, ये 5 प्राइम एंड फ्री हो गया, ऊपर 3 प्राइम एंड फ्री हो गया। यहाँ पे मेरा 5 प्राइम एंड फ्री था, और यहाँ पे मेरा 3 प्राइम एंड फ्री था। तो मुझे इसको देख के इतना तो क्लियर हो गया कि मेरी डीएनए की जो पोलैरिटी है वो एंटी पैरेलल है ना। इस सिंपल फॉर्मेट में भी आप पेपर में ड्रॉ कर कर आओगे ना अपने बोर्ड्स में, आपको इन आपके नंबर नहीं काटने वाला। दिस इज वेल एक्सप्लेन्ड डायग्राम, ये सब समझ में आ रहा है कि बच्चों को सारी नॉलेज है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ देखो, इसमें एक चीज और क्या ध्यान में रखनी है, कि ए का बॉन्ड यानी कि जो प्यूरीन है, इसका बॉन्ड टी के साथ हो रहा है, टी एक पिरिमिडीन है। ठीक है, जी मेरा प्यूरीन है, टी मेरा पिरिमिडीन है, तो प्यूरीन का बॉन्ड ही पिरिमिडीन के साथ हो रहा है। दूसरी चीज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप ध्यान से देखो, जो शुगर है और जो फॉस्फेट है, ये दोनों बाहर की साइड है, दे आर फ्लाइंग आउटसाइड, बाहर की साइड है ये। दैट मीन्स शुगर और फॉस्फेट, ये दोनों मिलके ही मेरी पूरी बैकबोन जनरेट कर रहे हैं डीएनए की, है ना। वेयर एज अंदर की साइड में छुपके कौन बैठे हुए हैं, न्यूक्लियो नाइट्रोजन बेस। तो अंदर की साइड छुपके कौन बैठा है, नाइट्रोजन बेस छुपके बैठा है। ये तो एक एक न्यूक्लियोटाइड ही है ना, मेरा एडिनिन शुगर फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड, ग्वानिन शुगर फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड, फिर मेरा थाइमिन शुगर फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन शुगर फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड, यही हो रहा है। अगर मैं फॉस्फेट हटा दूं तो उसी को मैं न्यूक्लियोसाइड बोल दूंगी। तो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड जुड़ जुड़ के मेरा क्या बना रहा है, एक पूरा न्यूक्लिक एसिड क्रिएट करेगा, विच इज डीएनए। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड्स हर एक स्पीशीज के अंदर फिक्स होते हैं, किसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो भी फिक्स है। ये एक फैक्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको याद ही करनी है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पहले इसको समझो कि जो बैकबोन हमने यहाँ देखी, वो मेरी किसकी बन रही है,
तो बैकबोन जो मेरी बन रही है वो मेरी बन रही है शुगर प्लस फॉस्फेट की, ठीक है जी। वेयर एज जो नाइट्रोजन बेसिस हैं वो क्या कर रहे हैं, दे आर रिफ्लेक्टिंग इनसाइड, वो अंदर की साइड है, अंदर की साइड है। और वो बॉन्डेड कैसे हैं, हाउ आर दे बॉन्डिंग, जो ब्लू बॉन्ड्स दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे से, दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दीज आर हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन बेसिस आर डायरेक्टेड इनवर्ड्स, दे आर डायरेक्टेड इनवर्ड्स। एक और चीज समझ लेते हैं यहाँ से, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देती हूँ। ये मान लो मेरा एक बॉन्ड है, एक बेस मैंने लगाया, एक और यहाँ पे शुगर है, और यहाँ मैंने जी लगा दिया, ठीक है। ये जो मेरा ए एडेनिन है और जो ग्वानिन है, इसका जो ये वाला साइड है सारा, दिस इज पोलर रीजन, ठीक है, दिस इज ऑल पोलर रीजन। और जो ये अंदर का रीजन है यहाँ पे, ये सारा मेरा नॉन पोलर, ये सारा मेरा नॉन पोलर, ठीक है। एंड हेंस दिस ए इज एक्चुअली बॉन्डेड विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स टू थायमिन एंड जी विद रिस्पेक्ट टू द साइटोसिन का तो बॉन्ड बनाना चाहिए। एक तो ये बात ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज, इसको सिंपल वे में देख लेते हैं एक बारी। जैसे मान लो मैंने बोला कि फॉस्फेट है, शुगर है, फॉस्फेट है, शुगर है, फिर फॉस्फेट है, शुगर, ठीक है जी। अब ये जो शुगर है बॉन्ड कर रही है ए के साथ, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है टी के साथ, फिर ये शुगर है, ये फॉस्फेट है, सिंपल। अब मान लो मैंने ले लिया जी, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है सी के साथ, शुगर है, यहाँ फॉस्फेट फ्री है, ये बॉन्ड हो गया। तो इस तरीके से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने समझने के लिए, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर ये है सिंपल वे में अगर हम इसको देखें, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो जो बीच का मटेरियल आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज रिप्रेजेंटिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये मेरी पूरी न्यूक्लियोटाइड की चेन है। क्यों बोल रही हूँ मैं इसको पूरा न्यूक्लियोटाइड का चेन, क्योंकि इसके अंदर मेरे पास शुगर भी है, फॉस्फेट भी है, और मेरा बेस भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। नेमिंग हमें कैसे करनी है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के अंदर और डिटेल में हम जानेंगे हमारी अपकमिंग क्लास के अंदर। तो इसके अंदर हम इतना ही कवर करेंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या किया है, डायग्राम्स देख लेते हैं इन शॉर्ट, ठीक है। ये देखो हमने ये भी कवर करा है, हमने क्या क्या किया था। हमने बात की थी कि हमारे पास पेंटोज शुगर है, फॉस्फेट लगा हुआ है 5' एंड पे, ओ नेगेटिव के साइंस आपको दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज इट इज एसिडिक इन नेचर, हाइड्रोजन लूज हो गया है इसका, है ना। तो डीऑक्सी और राइबोस शुगर ली, यहाँ पे हमने ये डीऑक्सी बनाई क्योंकि 2' पे ओ नहीं दिखाई दे रहा, दिख रहा है तो आरएनए, नहीं है तो डीएनए, सिंपल सी बात है। फिर यहाँ पे हमने देख लिया यहाँ पे क्या है कि दिस इज 2' कार्बन, 1' कार्बन के साथ ये C1 और N9 ऑफ प्यूरिन इज बाइंडेड है, ठीक है। एंड दिस इज योर 5th कार्बन, जहाँ पे पूरा PO4 3 नेगेटिव हमारा जुड़ जाता है। तो 5' एंड 3' ये हमारे इस तरीके से फ्री हो, ठीक है। ये भी हमने देखा। तो हमने शुरू से क्या क्या देखा, हमने बात करी है डिस्कवरी की, उसके बाद हमने बात करी है कि आरएनए ज्यादा स्कैटर्ड है डीएनए के अंदर, हमने बात देखा कि किस तरीके से फ्रेडरिक मिशन ने न्यूक्लियस के अंदर, फर्स्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियन की डिस्कवरी करी, देन अल्टमैन ने आके उसको न्यूक्लिक एसिड टर्म दिया। देन हमने देखा कि एक मैक्रोमोलिक्यूल है, पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का, दो टाइप के होते हैं, डीएनए आरएनए। फिर न्यूक्लिक एसिड में भी मेजरली हमने देखा इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो हमने उसकी डिवीजन देखी, न्यूक्लियोसाइड है, फॉस्फेट है। देन न्यूक्लियोसाइड में भी नाइट्रोजनस बेसिस है, पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर में भी दो टाइप की शुगर्स हमने करी, राइबोस और डीऑक्सी। देन न्यूक्लियोसाइड में हमने नाइट्रोजन बेसिस में देखे दो तरीके के बेसिस, प्यूरिन्स एंड पेरिमिडीन्स, ठीक है, दोनों की हमने बात करी। तो इस तरीके से वी हैव मूव्ड ऑन टू देयर बॉन्डिंग एंड उनके नाम हमने देखे, पेंटोज शुगर, डीएनए आरएनए कौन ज्यादा स्टेबल है, फॉस्फेट। देन न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में हमने डिफरेंस देखा, चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बन रही है, कैसे बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबिलिटी देने का काम कर रहे हैं, and all of- तो ये हमने कवर किया है। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी ये नोट्स आपको दिख रहे हैं, यू विल गेट इट डायरेक्टली इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां लिंक में छोड़ दूंगी, वहां से ओपन करके आप डायरेक्टली इसको नोट डाउन कर सकते हैं। बेटर आई विल सजेस्ट कि आप क्लास को देखते देखते समझते समझते ही इसको नोट डाउन कर ले तो ज्यादा अच्छा, ठीक है। So I will see you in the next class. Thank you for joining in. I'll see you soon. Bye. Have a good day.